मुझे कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप पर, स्पेशली राहुल गांधी जी के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है कि ही विल टेक द राइट स्टेप्स टू मेक दिस हैपन। क्योंकि आप अगर भारत जोड़ो यात्रा का ही देख लें, इम्पैक्ट जो है संवैधानिक आइडियोलॉजी के लिए और उन उसूलों के लिए हम तो अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। वो मैं तब भी कह रही थी और आज भी कहूंगी और आगे भी जाके यही कहूंगी कि अगर इस देश को बचाने के लिए जान कुर्बान भी करनी पड़ी, हम करने को तैयार हैं। उसको बाकायदा रोका जाता है, रिपोर्ट किया जाता है, IIT सेल बैठ के बाकायदा उसको रोक रहा है, रुकने का काम कर रहा है। वहां भी आपको नहीं लगता कि यूट्यूब भी कहीं ना कहीं RSS के और बीजेपी के नरके में है, उनके इशारे पे काम कर रहे हैं लोग बैठकर? मैं बहुत गर्व से ये कहना चाहूंगी आज कि कांग्रेस कभी डूबेगी ही नहीं। जी दोस्तों, आमना सामना मीडिया में आपका स्वागत है। खैर मंगल। इस वक्त हम मौजूद है इस्लाम जिमखाना में, मुंबई में। यहाँ पहुंचने के बाद मेरे दोस्त सोशल एक्टिविस्ट अली भोजानी जी ने एक बहुत ही अहम शख्सियत से हमारी मुलाकात कराई, तारुफ कराया। तो हमने समझा क्यों ना इस मौके को गनीमत जान के हम उस शख्सियत से मिलते हैं, बात करते हैं। ये शख्सियत वो है जिसको RSS ने धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी, और ये वो शख्सियत है जिसने सोशल मीडिया वार रूम जो कांग्रेस का है उसको मैनेज किया हिमाचल प्रदेश में। वह पहुंची है मुंबई। और आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के महान लीडर राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उस पूरे कैंपेनिंग को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ही तूफानी तरीके से उन्होंने वो कैंपेनिंग चलाई। और कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि RSS के वार रूम जो IT सेल जो है उसको भी उसका मुकाबला करने की कोशिश की। आइए हम स्वागत करते हैं देव सुरभि यदुवंशी जी का, जो कि सोशल मीडिया वार रूम कांग्रेस की इंचार्ज है, उसको मैनेज कर रही है। आपका बहुत बहुत आमना सामना में स्वागत है। खैर मकदम है। थैंक यू। देव सुरभि जी, सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि आपने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की कंपनी को चलाया और उसके सोशल मीडिया वार रूम को मैनेज किया, तो इसमें कहां तक आपको कामयाबी मिली? क्योंकि RSS का जो IT सेल जो बहुत मजबूत है, जिसका कांग्रेस मुकाबला नहीं कर पा रही जब तक। आज के हालात क्या है? देखिए, भाजपा और RSS का जो पूरा गेम है वो सिर्फ और सिर्फ फंडिंग पर निर्धारित है। आप अगर उनके कोर मेंबर्स में देखिए, उनके कोर जो सारा मैनेज करते हैं, उनके अंदर इतनी स्ट्रेटेजाइजिंग की कैपेसिटी नहीं है। और क्योंकि कहीं पे उनके पास बहुत धड़ल्ले से पैसा है, वो कॉर्पोरेट फील्ड से लोगों को हायर करते हैं जिनके पास स्किल सेट है, जिनके पास स्ट्रेटेजाइजिंग ब्रेन्स हैं, और उनको इस काम पे लगाया जाता है। तो कहीं पे पॉलिटिक्स को कॉर्पोरेटाइज करने का जो पूरा रोल है वो बीजेपी और RSS ने किया है, क्योंकि उनके पास पैसे हैं। ये जो रेवोल्यूशनाइजेशन जो हुआ है वो एक इम्पोर्टेंट स्टेप भी था इंडियन पॉलिटिक्स के लिए। बट उससे क्या हुआ है कि जस्ट बिकॉज ऑफ द फंडिंग और इनइक्वालिटी फंडिंग की जो है, जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में आप देख लीजिए, बीजेपी सबसे आगे है। उस हिसाब से इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई है पॉलिटिकल लैंडस्केप में, जहां पे दूसरी पार्टीज अब कैचअप करने के लिए कोशिश कर रही है। उसमें से कांग्रेस भी एक पार्टी है। तो मेरा मानना है कि ऑफकोर्स हम थोड़े से लेट टू द पार्टी हैं, बट वी आर गेटिंग देयर। कि हमारे पास प्रोफेशनल्स की बिल्कुल कमी नहीं है। कांग्रेस पार्टी हैज ऑलवेज बीन अ पार्टी ऑफ प्रोफेशनल्स। अभी भी वी हैव द बेस्ट ऑफ द माइंड्स। एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिए, संगठन को खड़ा करने के लिए ले लीजिए, हर किस्म के लोग हैं हमारे पास। बस ये है कि हमें ऑर्गेनाइज बेटर करना है और डिप्लॉयमेंट बहुत जरूरी है। अहमियत ये रखता है कि सही टैलेंट को सही जगह डिप्लॉय किया जाए ताकि हम ओवरटेक कर सकें पूरी चीज। आपने जहां तक ये बात कही कि बीजेपी के पास फाइनेंशियली जो है बहुत पैसा है, बहुत मजबूत है। कांग्रेस जो इतने बरसों से आजादी के बाद सत्ता में रही, उनके बाद भी धन्ना से अडानी अंबानी जैसे लोग मौजूद थे, जिसका शायद कांग्रेस ने फायदा नहीं उठाया। बीजेपी इसमें कामयाब रही। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, कांग्रेस के DNA में मैं कहूंगी कि आंदोलन है और लोगों को साथ लेके चलने की विचारधारा है। बीजेपी हर चीज को एक्सेलरेट करके क्यों करती है? क्योंकि उनके अंदर
फांसीवादी टेंडेंसीज बहुत स्ट्रांग है। सारा चीज कंट्रोल में ले लो, हड़प लो और हर चीज को टैप करके उसको मतलब मिसयूज करना है जस्ट टू ग्रैब पावर। तो फर्क ये है बहुत बड़ा कि भाजपा ने सिर्फ अदानी अंबानी का ही फायदा नहीं उठाया, उन्होंने ऐसे लेजिस्लेशन भी लाए हैं जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स बनाया है। इट इज लीगलाइज्ड ब्राइबरी इन अ वेरी बिग वे कि आप कहीं से भी बाहर से भी फंड्स ला सकते हैं, लोग आपको डोनेट कर सकते हैं एंड यू डोंट हैव टू हैव एनी ट्रांसपेरेंसी अबाउट इट। अकाउंट्स किधर है, भाजपा का पैसा कहाँ से आ रहा है और किस तरीके से आ रहा है, तो ये क्वेश्चन कौन उठा रहा है? हमारी पार्टी में से लोग उठाते हैं, बट ऑफकोर्स मीडिया में ये चीजें उठती ही नहीं है कि फंडिंग कहाँ से आ रही है। तो ये जो पूरा जो सिस्टम और इकोसिस्टम क्रिएट किया है भाजपा ने और आरएसएस ने कि हम कुछ भी करेंगे और हमसे क्वेश्चन कोई पूछना नहीं चाहिए और हम पैसा भी लेंगे, लोगों के ऊपर अत्याचार भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आप हमसे क्वेश्चन मत पूछिए। तो ये वाला मुझे लगता है कि और ये बदलना चाहिए। जहां तक आपने फंडिंग की बात की, हम ये देखते हैं कोविड-19 में जो कि पूरे देश ही में पूरी दुनिया में जो तहलका मच गया था और कोविड-19 और कोरोना वायरस को लेकर इस तरह से बहुत सारी बातों को लेकर बीजेपी ने प्रधानमंत्री फंड में न जाने कितना अरबों करोड़ों रुपया इकट्ठा किया, जमा किया, जिसका आज तक कोई हिसाब वो दे नहीं पाए। क्या कांग्रेस ने कभी इसका हिसाब किताब मांगा? जी, हमारे नेता लगातार मांगते आ रहे हैं, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, जो भी हमारे मेजर लीडर्स हैं, उन्होंने ये प्रश्न उठाए हैं। बट ये भी मैं तो प्रश्न ये उठाऊंगी कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस चीज को क्यों नहीं उठाया? जब हमारे लीडर्स कोई अहम क्वेश्चन या किसी मुद्दे पर प्रश्न करते हैं तो उसको क्यों कवर नहीं किया जाता? ये अकाउंटेबिलिटी का क्वेश्चन पार्लियामेंट में भी उठाया गया था कि देयर शुड बी अकाउंटेबिलिटी कि अगर किसी गवर्नमेंट पोजीशन पे, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे अगर आप लोगों से पैसा मांग रहे हैं, दिस हैज टू बी अकाउंटेड फॉर, वरना आप अपने प्राइवेट कैपेसिटी में लीजिए ये पैसा, बट पब्लिक कैपेसिटी में ले रहे हैं। और ये मैं हाईलाइट करना चाहूंगी कि जस्ट बिकॉज ऑफ पीएम केयर्स फंड ये मेन स्ट्रीम मीडिया को उठाना चाहिए था, बट मेजॉरिटी ऑफ द एनजीओज अक्रॉस इंडिया जिनके पास फंडिंग होनी चाहिए थी कोविड के टाइम पे लोगों को अहम सर्विसेज देने के लिए, वो सारा कुछ ड्राई अप हो गया क्योंकि कॉर्पोरेट्स ने वो पैसा उठा के जो एनजीओज को देना था उन्होंने पीएम केयर्स फंड में डोनेट कर दिया और उस चीज की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पीपल हैव लॉस्ट जॉब्स इन द एनजीओ सेक्टर, इन द सोशल सेक्टर, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये सब दीज आर डिजास्टर्स दैट हैव हैपेंड, बट कौन बात कर रहा है इसके बारे में? आपने जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया की बात की, जैसे हम ये कहते हैं कि खासतौर से देश के सबसे वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार जी ने उसको गोदी मीडिया का नाम दिया जी। और ये गोदी मीडिया में और आज के जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूबर्स हैं, इनमें और उनमें आप क्या फर्क महसूस करती है? क्योंकि आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वार रूम चला रही है, कांग्रेस का पूरा हिमाचल प्रदेश में आपने पूरा कंपेनिंग देखा है, भारत जोड़ो यात्रा को भी आपने कवर किया है या उसको कहीं ना कहीं आवाम के बीच में लाने की कोशिश की है। तो आपने इस पूरी यात्रा में या इससे पहले जो रहा है पूरा मामला, इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया को और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कितना आप किस तरह से आंकती है, क्या फर्क महसूस करती है? देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया तो मैं कहूंगी बहुत क्लियर कट तरीके से माफिया बन चुका है जी। जो फंडिंग लेके अपने आप को बेच चुका है एट अ वेरी बिग लेवल। और ये मतलब कि वो अभी रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि अपने लालच में कि क्या गुनाह कर बैठे हैं। हमारी डेमोक्रेसी खत्म हो सकती है इस एक काम, उनकी इस एक्शन की वजह से। सोशल मीडिया स्टिल एज अ स्पेस पॉसिबिलिटी है कि लोगों की आवाजें उठ के आती हैं, पर फेसबुक पे स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो देयर इज अ बायस। फेसबुक का इंटरनली अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी और आरएसएस के साथ। इवन आई एज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑन फेसबुक एज अ लीडर, आई हैव फेस्ड इट। अदर पीपल हु आर मोर इन्फ्लुएंशियल देन मी आल्सो ऑन फेसबुक हैव फेस्ड दिस के हमारी पोस्ट की जो रीच होती है उसको सप्रेस किया जाता है और जो एंटी माइनॉरिटी या हेटफुल प्रोपेगेंडा और पोस्ट जो होते हैं उनको ज्यादा बूस्ट दिया जाता है। जैसे देयर आर सर्टेन पेजेस बाय राइट विंग गर्ल्स, हम उनको जाकर रिपोर्ट करते हैं, उनको टेक डाउन नहीं किया जाता है। वेयर इज उनके इस्लामोफोबिक पोस्ट रहेंगे, मिसोजिनिस्टिक,
हरासमेंट वाले पोस्ट रहेंगे फिर भी उनको टेक डाउन नहीं करा जाता है, बट हमारी पोस्ट को टेक डाउन किया जाता है। तो एक जनरली सिस्टम में बायस क्रिएट किया हुआ है, बट आई वुड स्टिल से कि प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर, यूट्यूब आर स्टिल फार मोर डेमोक्रेटिक स्पेसेस जहाँ पे लोगों की आवाज फिर भी पहुंच रही है और मैग्नीफाई हो रही है। फेसबुक और इंस्टाग्राम तो मैं कहूंगी थोड़ा सा बायस्ड हो चुका है, तो इतनी ज्यादा नहीं हो पाती है। मेन स्ट्रीम मीडिया के तो यू नो माई व्यूज के पता नहीं शायद कुछ कैटालिटिक मोमेंट हो और वो बदल जाए, बट अभी तो होप दिख नहीं रहा। आपने जिस तरह से फेसबुक की बात की, ट्विटर की बात की, हम तो ये देखते हैं कि कुछ तजर्बात हमारे भी है और लोगों के भी है कि यूट्यूब जो चैनल हैं जिन लोगों के, जब आप अच्छी बात करते हैं या सरकार के खिलाफ बात करते हैं तो उसको बाकायदा रोका जाता है, रिपोर्ट किया जाता है। IIT सेल बैठ के बाकायदा उसको रोक रहा है, रुकने का काम कर रहा है। वहां भी आपको नहीं लगता कि यूट्यूब भी कहीं ना कहीं RSS के और बीजेपी के नरखे में है, उनके इशारे पर काम कर रहे हैं लोग बैठकर? जी, टू अ सर्टेन एक्सटेंट पॉसिबल भी है, क्योंकि देखिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन लोगों की है एंड एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स व्हेन दे आर गिवन द एक्सेस टू ऑपरेट इन अ कंट्री, और जब ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंडर सब कुछ आता है, देयर इज यू नो काइंड ऑफ अ वॉच बीइंग केप्ट ऑन ऑल ऑफ दिस, सो दीज प्लेटफॉर्म्स आल्सो हैव टू कंप्लाई टू अ सर्टेन एक्सटेंट टू बी एबल टू ऑपरेट इन द कंट्री। सो यस, आई डू एग्री विद यू कि ऐसा हो सकता है कि, और बेसिकली मैं अगेन कमिंग बैक टू दैट सेम पॉइंट कि बीजेपी एंड RSS हैव फोकस्ड एंटायरली ऑन ऑर्गेनाइजिंग। उनका IT सेल लगा रहता है लगातार 24 घंटे कि हम कैसे प्रो डेमोक्रेटिक कंटेंट को, सेक्युलर कंटेंट को कैसे हम ब्रेक डाउन करें और वो नैरेटिव को ब्रेक डाउन करें। जी, कांग्रेस पार्टी के जो हाई कमान लीडर हैं वो इस चीज को समझ रहे हैं, उसकी ताकत को भी समझ रहे हैं, सोशल मीडिया की ताकत को समझ रहे हैं। लेकिन हमारे तजर्बात या हमारे नजरिया या हमने जो देखा है ये महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, आज भी कांग्रेस पार्टी के लीडरान, उनके वर्कर्स, उनके जो सोशल मीडिया इंचार्ज जो है, अलग अलग बॉडी के सोशल मीडिया इंचार्ज है, वो इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे, सिर्फ पोस्ट लेके बैठे हैं। लेकिन उन्हें इस सोशल मीडिया को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया। ये कांग्रेस में सबसे बड़ी कमजोरी नजर आ रही है हमें। इस पर आप क्या कह रहे हैं? देखिए किसी भी सोल्यूशन का सबसे पहला स्टेप होता है एक्सेप्टेंस कि हमारे अंदर कमी है। तो मैं आपसे सहमत हूँ इस चीज को लेके कि हमारे अंदर कमी है इस वक्त, बट ऐसा नहीं कि हमारे अंदर इंटेंशन नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे अंदर पूरे इंटेंशन हैं इस चीज को काउंटर करने की, क्योंकि मेरे जैसे लाखों ऑफिस बेरर्स हैं पूरे कंट्री में, हजारों में कहूंगी, कि जिन्होंने अपनी जान को दांव पे लगा के अपना काम किया है कांग्रेस पार्टी के लिए, और वो करते रहेंगे। बस ये है कि वी नीड टू ऑर्गेनाइज बेटर, वी नीड टू प्लान बेटर, एंड सिर्फ उसी चीज की देर है और कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ उसी चीज के ऑर्गेनाइज बेटर। जो जुनून RSS के IT सेल में नजर आता है, हमें वो कांग्रेस के IT सेल में या उनके सोशल मीडिया इंचार्ज के दिमागों में नजर नहीं आ रहा है। जिस दिन वो जुनून नजर आ जाएगा उस दिन वो मुकाबला सही कर पाएंगे। और हमें ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं वो लोग इस बात पे इसको ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे, ध्यान नहीं दे रहे कांग्रेस के निदान में। मैं चलिए आता हूँ, ये लंबी बहस हो जाएगी, अगले सवाल की तरफ। हमने आपकी वीडियो के बारे में सुना, बहुत वायरल वीडियो, गोवा का मामला, वो क्या था वो आप बताइए। तो इस साल 2022 जब रामनवमी का ओकेजन था, तो वास्को सिटी में एक मस्जिद के पास RSS की और हिंदू युवा वाहिनी जो है उनके प्रोसेशन पहुंचा। शाम तक इफ्तार का टाइम हो रहा था, तो जब हमारे जो मुस्लिम ब्रदर्स हैं वो नमाज पढ़ रहे थे, उसके आसपास ही ये पूरा प्रोसेशन आया बाहर, और उन्होंने सडनली पूरे हर जगह अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि पथराव हो गया है, कि मंदिर के अंदर से पत्थर उनके ऊपर फेंके गए हैं। बल्कि असलियत ये थी कि उन्होंने पत्थर फेंके मस्जिद की तरफ और ऐसा दर्शाया कि उनके ऊपर पड़े हैं, मस्जिद की तरफ से पत्थर आए। हाँ जी। और उस सिचुएशन को यूज करते हुए एज जस्ट एन एक्सक्यूज वो मस्जिद के अंदर घुस गए और उन्होंने मार पिटाई करनी शुरू कर दी लोगों के साथ। वन ऑफ द पीपल हु वर सीरियसली इंजर्ड वाज अ हैंडीकैप्ड पर्सन फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी।
और इस चीज को लेके मतलब कि बहुत दुखद चीज थी हमारे लिए एज अ गोवन पॉपुलेशन में। मेरी परवरिश गोवा में हुई है, 20 साल से ऊपर हूँ मैं गोवा में। तो हमारे कल्चर में कभी ये पार्ट था ही नहीं कि हमने कभी ये रायट्स, कम्युनल डिसहार्मनी कभी देखा ही नहीं है। तो जब ये होने लगा तो मेरे अंदर वो जल रहा था, मेरे अंदर गुस्सा था कि ऐसा मेरे मेरे स्टेट में कैसे हो सकता है, जहाँ शांति है बिल्कुल वहाँ शांति फैलाई जा रही है। एंड वी आर अ टूरिस्ट स्टेट, लोग पूरे हर जगह से आते हैं वहां पे रिलैक्स करने के लिए, और हम जाने जाते हैं अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए गोवा में। तो मेरे स्टेट में ऐसा हो रहा है, मुझे एकदम शॉक में थी मैं बहुत ज्यादा। तो जब फ्रेंड ऑफ माइन रीच्ड आउट एंड सेड कि आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे, तो और बैकग्राउंड में जो लोग इन्वॉल्व थे, और सबसे फनीस्ट बात कि जिन लोगों ने साहस करके एफआईआर दर्ज कर दी, उनको लॉकअप में रख दिया गया, और जो ऑफिसर्स ने एफआईआर दर्ज करी उनका तबादला कर दिया, नए लोगों को पोस्ट किया गया। फिर वो मैटर को स्ट्रेच करके मतलब कि करीबन 15 लोग मुस्लिम कम्युनिटी से अरेस्ट कर लिए गए ओवरनाइट। गलती किसकी और भुगत कौन रहा? और जिन लोगों ने किया, जो प्रोसेशन निकाल के जा रहे थे वहां से, उनमें से एक इंसान के अगेंस्ट कुछ एक्शन नहीं लिया, क्योंकि बीजेपी के जो चीफ स्ट्रेटेजिस्ट हैं बीजेपी गोवा के लिए, वो गाड़ी में पूरी रात भर बाहर बैठे रहे पुलिस स्टेशन के, और वो तब तक बैठे रहे जब तक उनके मर्जी मुताबिक काम हो जाए, तब तक बैठे रहे वहीं पे। और ये हम लोगों के लिए बहुत शॉकिंग था। तो इसलिए मुझे तो यही लगा कि एज अ हिंदू, दैट्स व्हाई आई केम आउट एंड आई स्पोक अगेंस्ट दैट एंड आई टुक अ स्टैंड। एंड मुझे लगता है कि दूसरे लोगों को शायद थोड़ा सा अजीब लगा हो, बट मुझे तो बिल्कुल नेचुरल लगा कि दैट आई नीड टू स्पीक फॉर माय मुस्लिम ब्रेथरेन ऑन सच एन इशू। देव सुरभि जी, आपने बात की कि जैसे कि आप हिंदू हैं, आपने उस पर जो है मुसलमानों का साथ दिया या मुसलमानों के लिए आवाज उठाई, जबकि मुसलमानों पे इल्जाम लग रहे थे कि मुसलमानों ने पत्थरबाजी की। हम तो ये समझते हैं कि देव सुरभि जी, आपने मुसलमानों का साथ दीजिए, इस देश के संविधान का साथ दिया, इस देश के कानून का साथ दिया, और मैं आपको सलूट करता हूं मैं आपकी इस सेकुलरिज्म पर। और ये सेकुलरिज्म पूरी कांग्रेस में चाहते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि कांग्रेस के अंदर बहुत सारे आरएसएस के भी जो है मगरमच्छ भरे हुए हैं, इसकी सफाई कैसे होगी? देखिए, हम ये जो इन्फिल्ट्रेटर्स जो मैं बोलती हूँ, ये घुसे हुए हैं, बट इनका भी वक्त आएगा, इनकी सफाई होगी और इनको भी दरवाजा दिखाया जाएगा। मुझे कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप पर, स्पेशली राहुल गांधी जी के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है कि ही विल टेक द राइट स्टेप्स टू मेक दिस हैपन। क्योंकि आप अगर भारत जोड़ो यात्रा का ही देख लें, इम्पैक्ट जो है, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल था कि पार्टी में चेंज आ रहा है। एंड एज अ यंग पर्सन इन द पार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। तो मुझे लगता है कि वी आर वेल ऑन आवर वे फॉर मेकिंग वेरी बिग रिफॉर्म्स इन द पार्टी। पार्टी में चेंज आ रहा है, राहुल गांधी जी की इस भारत जोड़ो यात्रा से भारत में कितना बदलाव आ रहा है, ये क्या देखा आपने इस पर? मैं बहुत खुश हूँ इस चीज को नोट करते हुए कि जो लोग जो हम कहते हैं सेंसिटर्स थे, जो कहते थे कि हाँ बट बीजेपी ठीक ही तो है क्या, लेकिन उन्होंने क्या खराब कर दिया। भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो चीज बदलनी शुरू। ये जो फेंस सिटर्स हैं एक्चुअली, उनको एक कनेक्शन फील हो रहा है कांग्रेस पार्टी के साथ, राहुल गांधी के साथ, एंड विद दिस होल यात्रा के एक अहम मुद्दे के ऊपर ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यात्रा की जा रही है, और वो लोगों के अंदर शिफ्ट देखने को मिल रहा है, और मैं बहुत खुश हूँ वो चीज देख के। और इस यात्रा का असर ये दिखाई देता है कि राहुल गांधी ने अपने जो है खुद अपने एक भाषण में कहा कि मैंने देखा कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नफरत नजर नहीं आ रही, लोग जुड़े हुए एक दूसरे के साथ थे। वो जो नफरतें खत्म करने की कोशिश की गई, इसके लिए आप भी मुबारकबाद के काबिल है, और आपकी जो पार्टी की हाईकमान जो लीडरशिप है, चाहे राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, और कांग्रेस के लीडर है, सभी मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि देश में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। देव सुरभि जी, आपको जो धमकी दी गई थी, किस वजह से दी गई थी और किसकी तरफ से दी गई?
ये धमकी आई थी आरएसएस की तरफ से, और ये इस वजह से आई क्योंकि जो गोवा के सीएम हैं प्रमोद सावंत, जो आरएसएस के बड़े खास हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट बाजी करी थी कि पुराने जो चर्चेज हैं उनको डिमोलिश करके, जो डायरेक्टली उन्होंने बोला नहीं, बट ये कि दूसरे पुराने जो मंदिर हैं उनको रिस्टोर किया जाएगा, और इशारा वही था कि चर्चेज को डिमोलिश करके ही किया जाएगा। और उसको लेते हुए फिर उन्होंने एंटी कन्वर्जन बिल का भी मेंशन किया, और जो हमारे गोवा के पेट्रन सेंट हैं, सेंट जेवियर, फ्रांसिस जेवियर जो हैं, उनको लेके बहुत गलत बयानबाजी करी उन्होंने। तो उनको मैंने सिर्फ ये रिमाइंड किया था अपने एक वीडियो में जो बहुत वायरल गया, कि जब उन्होंने शपथ ली है हमारे संविधान के ऊपर, भारत के संविधान के ऊपर, जिसके अंदर सेक्युलरिज्म की वैल्यूज इंश्राइंड हैं, तो वो पद के ऊपर बैठ के एज सीएम ऑफ गोवा, एज द हेड ऑफ द स्टेट, आप कैसे ऐसे बयान कर सकते हैं जो हमारे संविधान के खिलाफ ही है? तो ये तो हिपोक्रेसी होगी ना, कि जिस किताब के ऊपर आपने हाथ रख के शपथ ली है उसी का उल्लंघन कर रहे हैं आप। और मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को कोट करते हुए सिर्फ ये बोला था कि आपको ये शोभा नहीं देता है कि आप पब्लिक पोस्ट पे बैठ के ऐसी बातें करें। आप अगर सीएम है तो पूरे स्टेट के सीएम हैं, सिर्फ एक कम्युनिटी के या एक ही मजहब के नहीं है। और आप उस पद पे बैठ के, आपकी चाहे कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, वंस यू आर ऑन दैट सीट यू आर अ लीडर फॉर द पीपल। आप अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को भी साइड में रखना होता है आपको। आप पूरी रियासत के वजीर आला हैं। जी बिल्कुल। और ये सिर्फ यही बोलना बाकी था, और इतनी आई थिंक तीर निशाने पे लग गया और इतनी प्रॉब्लम हो गई कि उसके उस वीडियो के बनने के और मेरी डेथ थ्रेट के बीच में सिर्फ 20 दिन का अंतर था, और सीधा मैसेज आ गया कि भैया तुम्हें जान से मार दिया जाएगा क्योंकि तुम एंटी हिंदू बात कर रही हो। अच्छा। तो मैंने बोला कि भैया जो भी है, मैं तो प्रो इंडिया हूँ, मैं ना तो एंटी हिंदू हूँ, ना एंटी मुस्लिम हूँ, ना एंटी क्रिश्चियन हूँ। आई एम प्रो इंडिया, एंड द आइडिया ऑफ इंडिया इज दैट ऑफ अ सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक, एंड इट इज अ डेमोक्रेसी। इट कम्स फ्रॉम द पावर ऑफ द पीपल। तो जो संवैधानिक सच्चाई है वो एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आई विल स्पीक अबाउट, एंड इट इज माई राइट टू डू सो। तो डेथ थ्रेट मिली वगैरह, मैंने पुलिस कंप्लेन भी करी उस चीज को लेके, बट वही कि ऐसे मामलों में जब पुलिस के पास जाएं तो फिर ऑफ कोर्स वो कोई एक्शन लेते हैं नहीं, पर ऑन रिकॉर्ड वो कंप्लेंट है। और मेरा तो यही मानना है कि संवैधानिक आइडियोलॉजी के लिए और उन उसूलों के लिए हम तो अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। वो मैं तब भी कह रही थी और आज भी कहूंगी, और आगे भी जाके यही कहूंगी कि अगर इस देश को बचाने के लिए जान कुर्बान भी करनी पड़ी, हम करने को तैयार हैं। ये बात है आज देश के, मैं समझता हूँ ये नौजवान पीढ़ी है जो देश के लिए जान देने को तैयार है। आप एंटी संवैधानिक बात कर रहे हैं, उनके लिए कोई थ्रेट नहीं है। ये जो संविधान की हिमायत में बात करते हैं उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है। ये देश में हो रहा है, ये जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। मैं सुरभि जी, एक सवाल और मेरा रह गया। जिस तरह से आपने कांग्रेस पार्टी की बात की, कहते हैं ना कि जब कश्ती जो है वो डूबती है तो चूहे निकल के भागने लगते हैं। तो कांग्रेस को भी कुछ लोगों ने, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों ने डूबती हुई कश्ती समझा और निकल के भागने लगे। इस पर क्या कहेंगे? मैं तो कहूंगी जो ऐसे लोग छोड़ के गए हैं वो काफी अपॉर्चुनिस्टिक लोग हैं। वो अपने अपॉर्चुनिज्म को सिर्फ एक मतलब कि दूसरा रुख देना चाहते थे शायद, कि भैया ये तो डूबती नाव है इसलिए हम छोड़ के जा रहे हैं। मैं बहुत गर्व से ये कहना चाहूंगी आज कि कांग्रेस कभी डूबेगी ही नहीं, कभी भी नहीं। और जो छोड़ के जा रहे हैं सिर्फ उनके अंदर वो आत्मविश्वास और वो जुनून नहीं है इस देश के लिए काम करने में, इसलिए वो छोड़ के जा रहे हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस की नैया जो है दोबारा पार लगेगी और वो बाकायदा फिर अपना सफर शुरू करेगी? बिल्कुल,
बिल्कुल जी। आपने कहा कि ये वक्ती तौर पे जो है इस तरह के कांग्रेस के लीडर जो भागे छोड़ के, वो कहीं ना कहीं लालची किस्म के लोग हैं, या सत्ता के, बस सत्ता में हाँ, सत्ता के भूखे हैं। ऐसा नहीं लगता कि आपको कि सत्ता के भूख के साथ साथ सत्ता लोभी, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये मोदी और अमित शाह से डर के भी भागे हैं कि कहीं हमको फंसा देंगे? क्योंकि आज मुल्क के अंदर लोगों को अलग अलग कानून, मतलब तरह से जो है उनको फंसाया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। ये डरे हुए और सहमे हुए लोग नहीं नजर आते आपको? तो वही है कि देखिए, या तो भाजपा के दो तरीके हैं, या तो वो आपको खरीदना चाहते हैं पैसा देखिए, और अगर आप लालची हैं तो आप बिक जाएंगे। अगर वो काम नहीं करेगा तो फिर आपको वो थ्रेटन करते हैं कि भैया हम आपके साथ ऐसा ऐसा करेंगे कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो वही है कि ये टेस्ट है, जो लोग इन दो टेस्ट को पास कर जाते हैं और दे डोंट गिव इन, ऑफ कोर्स फिर दे हैव नथिंग टू लूज। एंड हमें वैसे ही लोग चाहिए जो इतना साहस रखते हो कि भैया हम 100 से अगर 0 भी हो जाए या माइनस में भी चले जाएं तो फर्क नहीं पड़ता, बट उसूल इम्पोर्टेंट है। तो मुझे तो यही लगता है कि भाजपा, वो बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद यूज इस्तेमाल करके बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। और हमारी प्रोटेक्शन इस देश में उन्हीं लोगों के साथ है जो अपने आप को उस साहस के साथ रख सके कि चाहे कुछ भी हो जाए हम हिलेंगे नहीं। मैं इतना कहते अपनी बात को फिर आपसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करता हूँ कि आपने हमें कीमती वक्त दिया। लेकिन एक आखिरी सवाल एक और, कि जो हिमाचल प्रदेश में आपने कंपेनिंग की, अब आप बॉम्बे तशरीफ लाई हैं, बॉम्बे आई हैं आप, हम आपका मुंबई में बहुत ही हार्दिक स्वागत करते हैं। थैंक यू। तो अब अगला प्लान क्या है आपका? तो हम आए हैं, मुंबई को बोला जाता है इट्स सिटी ऑफ ड्रीम्स, तो मैं ये एक ड्रीम लेके आई हूँ यहाँ पे कि जो हम मैजिक कर पाए हिमाचल में कांग्रेस के लिए। और मैं कांग्रेस पार्टी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया वहाँ पे काम करने का। तो मैं यही चाहती हूँ कि ये जो हम कर पाए हिमाचल प्रदेश में, लोगों से जुड़ पाए डिजिटल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, ये काम को हम महाराष्ट्र में भी कर पाए, मुंबई में भी। मुंबई में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में। जी जी बिल्कुल। मैं तो चाहती हूँ कि जो सारी एंटी बीजेपी पार्टीज हैं, जो हमारी कांग्रेस की सहयोगी हैं, उन सबको इस चीज का फायदा मिले कि हमारे जैसे प्रोफेशनल्स जो हैं, हम प्रोफेशनलिज्म को कैसे पॉलिटिक्स में लाकर और हेट फिल्ड नैरेटिव्स को कैसे काउंटर कर पाए इन अ वेरी प्रोडक्टिव मैनर। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरा ये ड्रीम है कि हम भाजपा और आरएसएस को महाराष्ट्र से मिटा सकें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कैमरा पर्सन शान पटेल और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अल्लाह हाफिज, जय।